नमस्कार। आप सबका उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा ये 24वां संस्करण है ज्ञान ज्योति कार्यक्रम का, और अब समय हो गया है आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने का। तो हमें खुशी है, आज हमारे एक शॉर्ट नोटिस के निमंत्रण पे आज हमारे मुख्य वक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कार्यक्रम शुरू करने का समय हो गया है। पहले मैं निवेदन करूंगा अरविंद गुप्ता जी से, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन से, कि वो आए और कार्यक्रम का प्रारंभ करें। अरविंद गुप्ता जी प्लीज। श्रद्धेय हमारे संस्थापक सदस्य श्री CM बंसल साहब, हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय श्री खन्ना जी, हमारे पूर्व अध्यक्षगण आदरणीय श्री अशोक भैया, राय साहब, शिव कुमार अरोड़ा जी, और हमारी नौजवान पीढ़ी के आज के हमारे वक्ता। मैं बहुत सारे लोगों का नाम छोड़ रहा हूं, आनंद सिंगल जी हैं, विक्रम जी हैं, कोई ये ना समझेगा कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। सारे लोग हमारे दिल में बसते हैं, तो जो लोग दिल में हैं, जो तस्वीर ज्यादा नजदीक होती है वो दिखाई कम पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसका हमने नाम लिया वो हमसे दूर हैं। हमारे सारे अपने लोग, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। विशेष रूप से हम आज धन्यवाद करना चाहते हैं अपने नौजवान साथी का, जिन्होंने इतने संक्षिप्त समय में हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए अपनी बात रखने के लिए समय निकाला है। हम विक्रम जी से अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम को आरंभ करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के लीगल सेल के चेयरमैन आनंद सिंगल जी से, और आज के मुख्य वक्ता का इंट्रोडक्शन दें और सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दें। आनंद सिंगल जी प्लीज। थैंक यू विक्रम जी। अध्यक्ष जी को प्रणाम। आज कुछ ज्यादा प्रणाम करने की इच्छा कर रही है, कई प्रणाम को समेट लीजिएगा आज एक साथ। खैर, यूपी टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा ज्ञान ज्योति वर्चुअल सेमिनार में मैं आए हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को का मेरा सादर अभिवादन। यंगस्टर्स वीक के में आज हमारा विषय है प्रोसिक्यूशन अंडर जीएसटी लॉज, एंड इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए हमारे समक्ष रांची झारखंड से पधारे हमारे अनुज नितिन कुमार पसारी जी हैं। मैं आपका बहुत हृदय से आभार करता हूं। यूपी टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं जो आप हमारे बीच आज इस विषय पर अपने डेलिब्रेशंस रख रहे हैं। आपका थोड़ा सा परिचय, फिर उसके बाद विषय की प्रस्तावना। आपका जन्म 20 जून 1979 को हुआ। लॉ ग्रेजुएशन 5 इयर्स कोर्स आपने जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी के हजारा लॉ कॉलेज अलीगंज कलकत्ता से किया 2001 में, तथा 2002 से झारखंड हाई कोर्ट में आपने प्रैक्टिस प्रारंभ की। वेरी रिमार्केबल। एंड आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, कंपनी मैटर्स, बैंकिंग मैटर्स, सिविल मैटर्स में विशेषज्ञता हासिल किए हुए। सभी मैटर्स में आपकी बराबर की करीब विशेषज्ञता है। आपके महत्वपूर्ण क्लाइंट्स में, जिसकी अगर लिस्ट हम देखें तो वाकई इतनी वृहद है और इतनी महत्वपूर्ण है कि आपका सब कुछ आपकी योग्यता के विषय में बखान कर देती है। आपके महत्वपूर्ण क्लाइंट्स में IOC बिहार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बिहार, झारखंड, सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड रांची, NTPC झांसी, लार्सन एलन टर्बो LNT कलकत्ता एंड चेन्नई, टाटा स्टील जमशेदपुर, श्री सीमेंट राजस्थान, विमन FMCG कंपनीज हैं। शायद परिचय बहुत ज्यादा नहीं आपका दे पा रहा हूं, कि जितना मुझे ज्ञात हो पाया मैंने प्रयास किया है कि, और आपके समक्ष है ही है विषय। ये विषय जो आज का रखा गया है प्रोसिक्यूशन अंडर जीएसटी लॉ, अर्थात जीएसटी विधि में अभियोग। यह निश्चित रूप से आज हमारे समक्ष एक बड़ा परिचित विषय है, और अपेक्षित भी इस पे चर्चा हम पहले भी पूर्व में की है और वृहद रूप से आज करने जा रहे हैं। उसमें मुख्य हमारा रहेगा प्रोसिक्यूशन अंडर जीएसटी लॉ। ऑल जितने भी हम प्रोविजन इसमें, चाहे वो 67 का संबंधित हो, चाहे 69 से संबंधित हो, सेक्शन 70, 73, 74, जितने भी हैं, कि दैट ऑल रिलेट्स विद द प्रोसिक्यूशन अंडर जीएसटी लॉ से संबंधित है, जिसमें 132, 138 सबसे महत्वपूर्ण है।
आपके समक्ष इन्हीं शब्दों के साथ फिर कंक्लूजन में फिर मुलाकात होगी, और पैनल में जो भी आप हमारे सामने रखने जा रहे हैं आमंत्रित हैं भाई नितिन पसारी जी, रांची से पधारे हैं आप। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच आनंद जी। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा आज के मुख्य वक्ता श्री नितिन जी से कि वो आए। नमस्कार नितिन जी। नमस्कार सर। वेलकम एंड वी आर ऑल वेटिंग, ऑल गेट अप, द फ्लोर इज योर्स। आप स्टार्ट कीजिए प्लीज। नमस्कार फ्रेंड्स, सीनियर्स। I understand I am too young for the shoes to say anything on the issue, but since I have been practicing in GST field, and I think I've been doing a lot of prosecution matters, and yesterday evening Mr. Gandhi called me for this brief description that how should I go ahead with the entire issue. So I thought to summarize the entire thing because the time is very less in our hand. ऑल्दो मुझे ये लगता है कि ये जो इश्यू है प्रोसिक्यूशन अंडर जीएसटी, ये बहुत छोटे टाइम में नहीं समझा जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ एक बारीकियां ऐसी है जो हम उसको कैटेगराइज किया जा सकता है। तो मैं आपसे परमिशन तो पहले ये लेना चाहूंगा कि मैं बोलचाल की भाषा यूज करता हूं जो कि हम सबके लिए काफी आसान होगा चीजों को समझने में। तो मैं परमिशन चाहूंगा सबसे। हमारी तो उल्टा रिक्वेस्ट चाहिए, परमिशन के, आप तो हमारी उल्टा रिक्वेस्ट चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो मैं शुरू करता हूं कि जीएसटी में जो प्रोसिक्यूशन लॉन्च होती है वो कहां से शुरू होती है। हम सब जानते हैं कि रिटर्न्स जो आज के दिन ऑनलाइन है, और आज के दिन किसी भी ऑफिसर को ये बहुत कन्वीनियंट है कि वो किसी भी असेसी का रिटर्न्स खंगाल सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ट्रांजैक्शंस है। प्रोसिक्यूशन विल स्टार्ट ओनली इफ एनी ऑफिसर आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कम्स टू अ फाइंडिंग दैट दिस ट्रांजैक्शन डजंट अपीयर टू बी जेन्युइन, या फिर कोई भी ऑफिसर उनके मन में ये आए कि इस पर्टिकुलर ट्रेडर या असेसी का ट्रांजैक्शन ऑल ऑफ अ सडन जंप कैसे कर गया। उसके मन में अगर कोई वैसी दुविधा आती है या कोई संकोच या संकेत होता है, तभी वो सबसे पहले वो शुरू करते हैं समन्स इशू करना, और समन्स इशू होते हैं अंडर सेक्शन 70। आप सब भली भांति इस चीज से परिचित हैं। सेक्शन 70 में जो आपको समन्स इशू किया जाता है। अब अगर मैं शुरुआत करूं कुछ रेलिवेंट प्रोविजन से, तो हम सब जानते हैं कि जीएसटी एक्ट बहुत सारे प्रोविजंस जो पुराने अपने चले आ रहे हैं उन सब का मिक्सचर है। हम सब ने सेंट्रल एक्साइज एक्ट देखा है, पढ़ा है, समझा है। हम सब ने सर्विस टैक्स फाइनेंस एक्ट 1994 पढ़ा है। फाइनेंस एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस जो बोरो किए गए हैं सेंट्रल एक्साइज से, या फिर मैं ये बोलूं अगर कि सेंट्रल एक्साइज के बहुत सारे प्रोविजंस ओवरलैप करते हैं सर्विस टैक्स को, तो वो गलत नहीं होगा। इनफैक्ट अगर मैं ये बोलूं कि वैट एक्ट जो था, वैट एक्ट को भी मर्ज कर दिया गया है सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स से, और फिर एक नया एक्ट बनाया गया जीएसटी एक्ट, तो वो गलत नहीं होगा, बिकॉज रिपील्स एंड सेविंग्स में वो सारी बातें हैं। तो मैं कुछ शायद नया नहीं बताऊंगा। हम सब ने देखा है जब वैट एक्ट एप्लीकेबल था उस समय प्रोसिक्यूशंस कम होते थे। मैक्सिमम प्रोसिक्यूशंस वैट एक्ट की समय होते थे फॉर्म्स से रिलेटेड, या तो वैट फॉर्म्स गलत हैं या सीएसटी फॉर्म्स फर्जी हैं। यही केसेस होते थे पहले जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स करते थे। सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर्स जो केसेस करते थे वो करते थे फेक इनवॉइसेस को लेकर के, या फिर दो प्रोविजंस जो बहुत इंपॉर्टेंट थे सेंट्रल एक्साइज में वाज इन रिलेशन टू सेक्शन 11 ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एक्ट, या फिर पैरीमटेरिया प्रोविजन सर्विस टैक्स एक्ट। सर्विस टैक्स एक्ट नहीं बोलते थे, फाइनेंस एक्ट बोलते थे। सो लेट मी पुट इट दिस वे कि वैट एक्ट में प्रोसिक्यूशंस कम थे, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स में बहुत ज्यादा थे।
लेकिन ये जब से जीएसटी आया है तब से प्रोसिक्यूशंस स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी कर रहे हैं। डिफिकल्टीज हो रही हैं चीजों को समझने में कि प्रोसिक्यूशन को लॉन्च कैसे किया जाएगा और प्रोसिक्यूशन किस हिसाब से आगे बढ़ेगा। जो मेरी जानकारी है अभी तक पिछले 2 सालों में जो मैं समझ पाया हूं, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स एफआईआर कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, कंप्लेंट लॉन्च कर रहे हैं। हालांकि मेरे हिसाब से एफआईआर रजिस्टर नहीं किया जा सकता। क्यों? कि जीएसटी की अगर अपने प्रोविजंस देखते हैं तो प्रोविजंस कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, कोई भी प्रोविजंस ओवरलैपिंग नहीं है। सैंक्शन की जो बात आती है, ऑल्दो समन्स उसके पहले सैंक्शन की बात आती है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 69, सैंक्शन 69 में है, सैंक्शन 134 में है, लेकिन सीआरपीसी 2 सैंक्शन नहीं समझता, सीआरपीसी 2 सैंक्शन नहीं रिकॉग्नाइज करता, वो सिर्फ एक सैंक्शन रिकॉग्नाइज करता है। इसी तरीके से सीजीएसटी भी 2 सैंक्शन रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो एक ही रिकॉग्निशन सैंक्शन रिकॉग्नाइज करता है। अगर मैं ये बोलूं कि कोई भी ऑफिसर सर्च एंड सीजर करते हैं या कोई रिटर्न्स खंगालते हैं और फिर उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो अपना पावर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 70, जो पहले सेक्शन 14 सेंट्रल एक्साइज में हुआ करता था, वो एक्सरसाइज करेंगे। और समन्स में लोगों के मन में ये दुविधा है कि हम समन्स अगर अटेंड करते हैं तो इमीडिएटली कहीं हमें अरेस्ट नहीं कर लिया जाए। तो मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि समन्स अगर इश्यू हो रहे हैं तो समन्स में कोई भी ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस जो भी वो स्टेटमेंट आपका रिकॉर्ड करते हैं उसमें उन्हें अगर ऐसा लगता है कि आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो वो स्टेटमेंट जेन्युइन नहीं है, तब वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे और वो रिपोर्ट फर्स्ट समन में नहीं होगी, सेकंड समन में नहीं होगी, बट टाइम एंड अगेन जो समन्स इश्यू होंगे और समन्स जब आप अटेंड करते हैं एज अ असेसी, तब उस समन्स को प्रॉपर ऑफिसर या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो उस समन्स के बेसिस पे एक स्टेटमेंट, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जो कमिश्नर के पास जाएगी। कमिश्नर सारा कुछ समझते हुए और अपना माइंड इंडिपेंडेंटली अप्लाई करते हुए सैंक्शन देते हैं, बट वो सैंक्शन सिर्फ अरेस्ट के लिए नहीं होता, वो सैंक्शन उसी वक्त सैंक्शन दिया जाता है फॉर लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन। हमारे मन में एक दुविधा चल रही है क्योंकि एफआईआर भी हो रही है और कंप्लेंट्स भी फाइल हो रहे हैं। कई बार सिचुएशन ये आती है कि स्टेटमेंट देने को बुलाया गया समन्स के बेसिस पे सेक्शन 70 इन्वोक करके और प्रीडेटेड एक सैंक्शन कमिश्नर से लेकर के और एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कोर्ट में फर्निश कर दी जाती है जिसे कोर्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट ट्रीट करते हुए असेसी या जो भी पर्सन कंसर्न्ड है उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं 14 डेज के रिमांड में, बिकॉज जुडिशियल फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 134 ही सिर्फ संज्ञान ले सकते हैं। तो सेक्शन 134 जब वो इन्वोक करते हैं, जब भी कोई कंप्लेंट फाइल होती है या एफआईआर लॉन्च होती है किसी भी असेसी को अरेस्ट करके, तब उस दिशा में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उनको रिमांड पे भेज देते हैं 14 डेज के, विच इज एक्सटेंडेबल। लेकिन मैं यहां पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि जीएसटी सेक्शन 132 अगर हम पढ़ते हैं, सेक्शन 132 में कैटेगराइजेशन की गई है। कैटेगराइजेशन फर्स्ट कैटेगरी 5 करोड़ जिसे कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल रखा गया है, जिसके बेसिस पे अगर मैं वर्ड यूज करूं एफआईआर,
और अगर मैं ये बोलूं कि 90 दिनों के अंदर अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो असेसी को बेल मिलना लाजमी है। अगर 5 करोड़ के नीचे है तो इन दैट इवेंट कैन एवरीबडी हियर मी? यस, वेरी क्लियरली, नो इश्यूज, प्लीज कैरी ऑन। तो अगर वो 5 करोड़ के नीचे है तो उसे नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन अरेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं समन्स के स्टेज पे। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारे दिमागों में गलत तरीके से घूम रहा है कि हम समन्स अटेंड करेंगे और हमें अरेस्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं है। समन्स अटेंड करती वक्त वो हैरेस करते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बहुत मेंटली टॉर्चर करते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो आपको समन्स में अरेस्ट नहीं कर सकते। वो आपको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की डिससैटिस्फैक्शन जब कमिश्नर के पास पहुंचेगी, जब वो सैंक्शन करेंगे और उसी सैंक्शन के बेसिस पे प्रोसिक्यूशन वुड बी लॉन्च्ड। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ सेकेंड कंप्लेंट, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ सेकेंड सैंक्शन। सैंक्शन सिर्फ एक ही है, चाहे वो अरेस्ट के लिए हो या लॉन्चिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए हो, या अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 134 अगर वो संज्ञान जिसे कहते हैं कॉग्निजेंस, तो वो एक ही सैंक्शन पे ले सकते हैं। बार बार करके कमिश्नर साहब सैंक्शन नहीं दे सकते। अब मुद्दा ये आता है कि सेक्शन 70 में जब समन देते हैं तो वो क्या हमारे से जबरदस्ती कर सकते हैं, एज इन असेसी से क्या वो जबरदस्ती कर सकते हैं? तो इस सिचुएशन में आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 of the Constitution of India comes to the rescue of the assessee, which says that none can be allowed to be a witness against himself. कोई भी ऑफिसर किसी भी असेसी से जबरदस्ती नहीं करवा सकते in the name of, in the style of cooperating in the investigation। जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्यों कि अगर हम सब्सिक्वेंट प्रोविजंस देखते हैं जीएसटी का तो पता ये चलता है कि जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स फर्निश कर रहे हैं वो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब प्रोसिक्यूशन खुलती है, संज्ञान लेने के बाद जब ट्रायल शुरू होती है, तब उस केस में उन डॉक्यूमेंट्स को और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे जो जिरह चलती है या जो प्रूव करना होता है वो उसी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे या उसी स्टेटमेंट के बेसिस पे प्रूव करना होता है। इसी वजह से कोई भी ऑफिसर किसी भी तरह की जबरदस्ती किसी असेसी के साथ नहीं कर सकता। अब अगर मैं थोड़ा सा हटके असेसी को छोड़ करके अगर मैं पहले प्रोफेशनल्स के बारे में बात करूं, क्योंकि पिछले कुछ 2 सालों में काफी सारे प्रोफेशनल्स को भी अरेस्ट किया गया है, तो एक चीज अगर हम सेक्शन 122 देखते हैं, आई होप कि सेक्शन 122 हम सबके समक्ष है, लेकिन एक बारी मैं सेक्शन 122 पढ़ना चाहूंगा हम सबके लिए, क्योंकि सेक्शन 122 हमें बचाने के लिए बहुत कारगर है। खास करके हम जितने भी टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं उनको बचाने के लिए और उनको ये समझने के लिए कि हमारा रोल कहां तक सीमित है या हमारे अगेंस्ट क्या हो सकता है। अगर हम सेक्शन 122 शुरू से पढ़ते हैं, वेयर अ टैक्सेबल पर्सन हु, मैं इस पूरे 122(1) को स्किप कर रहा हूं, 122(2) को स्किप कर रहा हूं, मैं 122(3) पढ़ता हूं, जो 122(3) क्या बोलता है? एनी पर्सन who aids or abates any of the offenses specified in clause 1 to 21 of subsection 1, meaning thereby कि 122(3)(a is dependent upon 122(1). तो हमारा रोल या तो एड या अबेटमेंट में आता है। क्यों
कि हम उनकी सारे डॉक्यूमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स वो सारे हमारे आंखों के नीचे से गुजरती हैं। अगर यही प्रोविजन, क्योंकि 122 में सिर्फ 25,000 रुपए पेनाल्टी का प्रोविजन है, लेकिन अगर मैं इस 122(3)(a को अगर मैं सेक्शन 132, एक बारी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे सेक्शन 132 देखने के लिए, 132(1)(L)(4) रोमन 4 अगर हम देखते हैं तो वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है in case where he commits or abates the commission of an offense. So 122(3)(a read with 132(1)(L)(4). Am I clear? 132(1)(L)(4). These two provisions are against a professional as well. I have read so many FIR, so many complaints against professionals जिसमें ये दोनों प्रोविजन इन्वोक करते हुए रेड विथ सेक्शन 467, 468, 471 ऑफ द इंडियन पीनल कोड FIR किया गया है। और हम जैसे प्रोफेशनल्स जो असेसीज का काम करते हैं उन्हें अरेस्ट भी किया गया। किसी किसी केस में 3-3 महीने 4-4 महीनों तक प्रोफेशनल्स को बेल नहीं दी गई। Am I clear so far as the professionals are concerned? Now coming to again on the issue of assessee. Launching of prosecution is yet again dependent upon two provisions. One is section 73, the other is section 74. सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में बहुत मिनिमम डिफरेंस है। मिनिमम डिफरेंस अगर मैं वर्डिंग्स के हिसाब से बोलूं, सेक्शन 73 बोलता है एनी, जस्ट वन सेकंड, सेक्शन 73 it says determination of tax not paid, short paid, erroneously refunded or input tax credit availed, wrongly availed or utilized for any reason other than fraud. मैं यहां रुक रहा हूं और अगर इसी प्रोविजन को हम सेक्शन 74 में पढ़ते हैं तो उसमें एनी रीजन अदर देन फ्रॉड की जगह है फॉर द रीजन ऑफ फ्रॉड। अगर हम सेक्शन 74 की ओपनिंग लाइन पढ़ते हैं हेडिंग, तो ये बोलता है बाय रीजन ऑफ फ्रॉड। दिस इज द स्लाइट डिफरेंस फॉर लॉन्चिंग अ प्रोसिक्यूशन। अगर मैं सेक्शन 73, सेक्शन 74 और सेक्शन 132 जो कि पेरेंट सेक्शन है फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन, अगर मैं पढ़ूं section 132(1) and then if I read shall L would be attempts to commit or abates the commission of any offense mentioned in clause A to K of this section shall be punishable in cases where the amount of tax evaded। अगर हम ये पूरा प्रोविजन पढ़ते हैं जहां पे पनिशमेंट प्रेस्क्राइब की गई है, द सेकेंड पार्ट ऑफ सेक्शन 132(1)(L), सेकेंड पार्ट, इट सेज द वर्ड इज इन पास्ट टेंस, evaded or availed or utilized, मीनिंग देयर बाय कि किसी भी असेसी ने अगर कोई अमाउंट ऑफ टैक्स इवेड किया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल किया है या इनपुट कोई भी रिफंड गलत तरीके से लिया है, तब प्रोसिक्यूशन लॉन्च होगी बिकॉज दे फॉल अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट हेड्स। बट ये पास्ट टेंस इज टू बी रेड विथ सेक्शन 73 बिकॉज देयर इज नो डिटर्मिनेशन। समन्स के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड अरेस्ट, मीनिंग देयर बाय कि आज किसी भी असेसी को यह मौका दिया ही नहीं गया
कि वो अपना पक्ष रखे कि हमने टैक्स चुराया है या हमने रॉन्गली आईटीसी अवेल किया है या रॉन्गली रिफंड लिया है या नहीं लिया है, ये सिचुएशन आ ही नहीं रही है। जो कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, समन्स पे बुलाया, विदाउट एडजुडिकेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉन्चिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन। आई से पर्सनली दिस इज नॉट द स्कीम ऑफ द एक्ट। मेरे पास 2-3 रीजंस हैं ये बोलने के लिए। द फर्स्ट रीजन would be the last and the most celebrated judgment under the earlier act, that is under the Finance Act 1994 with regard to makemytrip.com, जिसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा सिचुएशन डिस्क्राइब करते हुए, प्रोसीजर डिस्क्राइब करते हुए कि कैसे अरेस्ट किया जा सकता है या क्या क्या सिचुएशन हो सकती है अरेस्ट करने के लिए, वो डिस्क्राइब किया है। एंड माइंड इट, द जजमेंट ऑफ makemytrip.com हैज नॉट बीन डिस्टर्ब्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। बट एक क्वेश्चन नाउ सबके मन में ये आएगा कि तेलंगाना हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, दैट जजमेंट ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट इज पीवी रामना रेड्डी, जो 2019 में डिलीवर किया गया। What would happen in that? Because वो मैटर तेलंगाना हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने तो इंटरफेयर नहीं किया। बट अगर हम ये पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे इन लिमिनी डिसमिस कर दिया, जो अपील फाइल की गई थी पीवी रामना रेड्डी केस में, दैट वाज डिसमिस्ड इन लिमिनी। सो गोइंग बाय द ओन जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज कुनिया अहमद case and the subsequent reference of Meghraj case, that is Meghraj Moolchand Burad Jain, having been referred to larger bench, आज के दिन ये नहीं कहा जा सकता कि तेलंगाना हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो सही है, because Supreme Court has referred the matter to larger bench. That apart, in a recent judgment of Gujarat High Court, if I can just suggest, that is Vimal Yashwant Giri Goswami, 2019, 31 GSTL J32 Gujarat. Gujarat High Court has said that pre-adjudication arrest is not contemplated under the GST Act, or the reason is Make My Trip and the subsequent reference of Supreme Court in Meghraj Moolchand case. This is so far as arrest is concerned. Now the question would come कि क्यों नहीं अरेस्ट कर सकते if it's a cognizable offense, if it is above 5 crores, तो क्यों नहीं अरेस्ट कर सकते। लेकिन अरेस्ट कब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसका जवाब हमें मिलेगा इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 138. Section 138. This says that the offenses are compoundable. If the offenses are compoundable, meaning thereby that it has to be a complaint lodged. Because if I go by CRPC, Code of Criminal Procedure, mind it, Chapter 20, Section 251, Code of Criminal Procedure deals with trial of summons cases by magistrate. And when we say trial of summons case by magistrate, meaning thereby first a complaint has to be lodged, the magistrate first class has to apply his mind, वो संज्ञान लेंगे in terms of section 134
संज्ञान लेने के बाद वो समन्स इशू करेंगे, और समन्स इशू करने के बाद अगर नहीं अपीयर करते हैं असेसी, तब इन दैट इवेंट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि संज्ञान लेंगे या तो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। अगर नॉन कॉग्निजेबल है, फिर से अगर देखते हैं सेक्शन 69, उसकी लैंग्वेज बहुत कैटेगरिकल है। सेक्शन 69 कहता है, फर्स्ट पार्ट इज कमिश्नर हैविंग रीजंस टू बिलीव। आई एम नॉट रीडिंग दैट, आई एम रीडिंग द थर्ड पार्ट, 69(3) कहता है, subject to the provisions of Code of Criminal Procedure, A, where a person is arrested under subsection 1 for any offense specified under subsection 4 of section 132, he shall be admitted to bail or in default of bail forwarded to the custody of magistrate. Meaning thereby this is for non-cognizable offense. 5 करोड़ के नीचे है, जो भी अगर प्रॉपर ऑफिसर हमें अरेस्ट करते हैं, जिसे कमिश्नर ने अपॉइंट किया है, ऑथोराइज किया है अरेस्ट करने के लिए, आफ्टर द कंप्लेंट इज फाइल, अगर वो हमें अरेस्ट करते हैं, इन दैट इवेंट अगर हम उसे बेल बॉन्ड फर्निश करने को तैयार हैं, इन दैट इवेंट वो हमें बेल वहीं दे सकते हैं। और द सेकेंड पार्ट इज, in case of a non-cognizable offense, the deputy commissioners for the purpose of releasing an arrested person have the same powers and be subjected to the same procedure as an officer in charge of a police station. There is a reason behind this particular provision. The reason is, अगर FIR करनी होती तो यहां पे powers of police होता, न कि DC या फिर असिस्टेंट कमिश्नर। वर्ड्स डीसी या असिस्टेंट कमिश्नर नहीं यूज होता। और ये प्रोविजन सेक्शन 69 अगर हम पुराने सेक्शन 19 ऑफ सेंट्रल एक्साइज से पढ़ते हैं तो ये दोनों प्रोविजन सेम है, मोर और लेस वर्डिंग्स इधर उधर है, बट ये दोनों प्रोविजन सेम है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अगेन डील किया है इन द केस ऑफ ओम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 3 जजेस बेंच ने इस इशू को डिसाइड किया कि किस तरीके से अरेस्ट किया जाएगा या किस तरीके से बेल दी जाएगी। नाउ कमिंग टू द प्रोविजंस अगेन, कंप्लेंट अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज सेक्शन 190, जिसमें कि ये कंप्लेंट फाइल होगी। कंप्लेंट फाइल करने के हिसाब से अगर जब भी कोई भी ऑफिसर आफ्टर सेक्शन 73 या 74 जो कि डिटर्मिनेशन या एडजुडिकेशन कंप्लीट होती है, उसके बाद अपनी रिपोर्ट फर्निश करते हैं कमिश्नर को, और कमिश्नर साहब को अगर ये लगता है कि यस एक केस इनके अगेंस्ट मेकआउट हो रहा है और चांसेस हैं टैंपरिंग ऑफ एविडेंसेस के, जो भी स्टेटमेंट्स हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, चांसेस हैं टैंपर करने के या विटनेसेस इन्फ्लुएंस करने के, उस केस में सैंक्शन दिया जाता है। और सैंक्शन देने के बाद कंप्लेंट के साथ साथ अरेस्ट किया जा सकता है। कंप्लेंट के साथ साथ साइड बाय साइड किया जा सकता है कि पहले कंप्लेंट फाइल होगी, अगर किसी असेसी को अरेस्ट किया गया है तो कंप्लेंट के साथ साथ उससे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, कोर्ट उनकी जब कस्टडी एक्सेप्ट करेंगे और उसके बेसिस पे फिर वो प्रोसीडिंग्स चलेगी। बट उसके लिए कंप्लेंट के साथ एक सेपरेट एप्लीकेशन भी चलेगी कि ये 167 कि देयर आर चांसेस ऑफ टैंपरिंग ऑफ एविडेंसेस या इन्फ्लुएंसिंग ऑफ विटनेसेस। देन इन दैट इवेंट 167 का बेनिफिट करते हुए उनको ये पावर ऑफ अरेस्ट दिया जाता है। लेकिन एडजुडिकेशन in terms of the old judgment of Delhi High Court read with Supreme Court's recent order, in that event arrest at the stage of summons is not contemplated. एक मुद्दा और जो हमेशा उठ रहा है कि अगर जीएसटी एक्ट, क्योंकि स्पेशल एक्ट है, इसमें अपने आप में पीनल प्रोविजंस हैं, तो प्रोविजंस ऑफ आईपीसी इसमें क्यों नहीं इन्वोक की जा सकती, या आईपीसी अगर लगा करके एफआईआर करते हैं तो क्यों नहीं किया जा सकता।
बहुत बड़ी एक दुविधा चल रही है। इस चीज के लिए मैं क्लियर करना चाहूंगा कि एक रीसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया, although it is in relation to Information Technology Act, that is 2007 volume 2 SCC page 18, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्योंकि स्पेशल एक्ट है और इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर इज वेरी क्लियर। इंटेंशन इज कि अगर जो भी प्रोविजंस इन्वोक किए गए हैं या जो गलतियां या जो ऑफेंसेस किए गए हैं अंडर द जीएसटी एक्ट, और अगर क्योंकि कंपाउंडिंग का प्रोविजन है और अगर ये दोनों प्रोविजंस आर रेड टुगेदर, इंटेंशन प्लस कंपाउंडिंग, देन इन दैट इवेंट स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल ओवर द जनरल प्रोविजंस, दैट इज द इंडियन पीनल कोड। और जब ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जो मैंने जजमेंट की साइटेशन पढ़ी है, तो एक बहुत सेलिब्रेटेड केस जो सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना केस था, दैट इज जीवन कुमार राउत केस, जिसकी साइटेशन है 2009 वॉल्यूम 7 एससीसी पेज 526। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में यह कहा कि क्योंकि स्पेशल नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड फॉर द पर्पस ऑफ पुटिंग अ पर्सन गिल्टी, और ये एक ऐसी स्पेशल चीज है जिसमें कि जनरल लॉ की जगह स्पेशल प्रोविजंस हैं और जो सिर्फ एक स्पेशल ऑफिसर ही प्रूव कर सकता है गिल्टी। इन दैट इवेंट स्पेशल लॉ विल प्रिवेल ओवर द जनरल प्रोविजंस, जो कि हमने अभी रिसेंटली हमारे झारखंड हाई कोर्ट में भी ये केस फाइल किया है, चैलेंजिंग दी पावर टू लॉज एन एफआईआर, और उस केस में केस ने इंटरफेयर भी नितिन जी का कनेक्शन शायद गड़बड़ कर गया है। Sir, there were some network issues. Yes, you're back. So now, जो मैं कह रहा था कि स्पेशल लॉ विल प्रिवेल ओवर जनरल लॉ, तो दो तीन चीजें तो क्लियर है। सबसे पहला क्लियर ये है कि एफआईआर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी स्कीम ऑफ द एक्ट जो होती है वो सिर्फ एक प्रोविजन को लेकर के कि कॉग्निजेबल है इसीलिए एफआईआर कर दो, तो वो नहीं हो सकता। The entire provision has to be read together harmoniously to give the intention or scheme of the act in a proper perspective. अगर हम सेक्शन 69 को हम अकेले नहीं पढ़ सकते, सेक्शन 69 को it is to be read harmoniously with section 70, 73, 74, 122 and 132. All these provisions are to be read together and then only a prosecution can be launched. No other provision is there, क्योंकि rules are silent on the issue of launching of prosecution. There is no guiding factor, there is no guiding provision in the rules कि किस तरीके से provision को launch किया जा सकता है, कहीं पर भी नहीं है। तो अगर हम CRPC का सहारा लेते हैं, because CRPC is the mother of all the procedural laws. अगर CGST या GST एक्ट के स्टेट एक्ट में अगर कोई भी वो प्रोसीजर प्रेस्क्राइब होता तो वन हैड टू रिलाई अपॉन द रूल्स, बट यहां कोई रूल नहीं होने की वजह से विल हैव टू गो बैक टू द प्रोविजंस ऑफ CRPC, और CRPC अंडरस्टैंड्स ओनली टू प्रोविजन, वन इज सेक्शन 190 and in terms of, because this is a summons tribal case, just magistrate of the first class, in that event it has to be a complaint followed by a cognizance followed by a summon. If the summons are not attended,
then arrest. अगर मैं ये बोलूं कि arrest takes away all my rights, अगर स्कीम ऑफ द एक्ट वाज सच कि एंटिसिपेटरी बेल का जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल ही नहीं है इस एक्ट पे, देन एक्ट में ये मेंशन्ड होना चाहिए था कि एंटी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 438 और 440 विल नॉट बी एप्लीकेबल इन अ केस फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ जीएसटी, जो बिल्कुल शांत है। और अगर ये शांत है, अगर जीएसटी इज साइलेंट ऑन द इशू, या अगर ये वर्ड कहीं पर भी नहीं है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, द प्रोविजंस ऑफ सच एंड सच section of CRPC is not applicable, then power to arrest cannot be exercised in such a manner कि मुझे anticipatory bail का benefit नहीं मिले। हम सब ने प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट पढ़ा होगा, या फिर जो ऐसे ऐसे प्रोविजंस है जो एनफोर्समेंट ये जितना मुझे मालूम है उसके लिए आपको क्रिमिनल रिट पिटीशन शायद फाइल करनी पड़ती है उत्तर प्रदेश में। वो सिचुएशन मेरे ख्याल बाकी स्टेट्स में नहीं है, बट क्रिमिनल रिट पिटीशन आर एंटरटेन्ड इफ एंटिसिपेटरी बेल इज नॉट मेंटेनेबल। वो नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज इज नॉट देयर अंडर द जीएसटी एक्ट, एंड इफ दैट बी नॉट सो, what only remains is the code of criminal procedure, which is to be followed by each and every assessee. तो दो चीजें तो क्लियर है, समन्स में assessees cannot be arrested। मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, या जो मैं समझ का पाया हूं, या जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बोलता है कि दो सैंक्शन सीआरपीसी में नहीं है, दो सैंक्शन जीएसटी में भी नहीं है, देयर इज ओनली वन सैंक्शन। जो ये करते हैं कि पहले अरेस्ट करके प्रोड्यूस कर दिया और बाद में वो कंप्लेंट लॉन्च करेंगे, दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ। दैट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस एज पर मी। दैट अपार्ट, द ऑफेंसेस बीइंग कंपाउंडेबल इन नेचर, it is necessarily has to be a complaint, not an FIR. और अगर FIR लॉन्च करना होता तो पावर टू अरेस्ट, इफ वी रीड सेक्शन 69 थर्ड सबसेक्शन 3 द पार्ट, देन इट सेज क्लियरली कि डीसी या असिस्टेंट कमिश्नर अरेस्ट कर सकते हैं और उनको पुलिस स्टेशन वाले ही पावर हैं। तो FIR होगी तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, तब तो फिर इन्वेस्टिगेशन ये ऑफिसर्स अंडर दी जीएसटी विल नॉट डू, बिकॉज देयर कैन नॉट बी टू डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स। एक जीएसटी के ऑफिसर्स करेंगे, एक पुलिस वाले करेंगे, दो तरह की इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती। देयर कैन बी ओनली वन इन्वेस्टिगेशन। जीएसटी कंटेम्पलेट्स वन इन्वेस्टिगेशन, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कंटेम्पलेट्स ओनली वन इन्वेस्टिगेशन। और इफ दैट बी सो, देन FIR इज वेरी रॉन्ग, लॉन्चमेंट ऑफ FIR इज वेरी रॉन्ग। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए मेरे हिसाब से कंप्लेंट इज टू बी फाइल्ड, cognizance has to be taken on the basis of sanction, and then the summons are to be issued. If not attended, then arrest certainly. There is no dispute. Now, on these background, I would rather suggest if anyone has any query, I am ready to answer that. Thank you, dear. That was very sweet and short of you. Thank you, sir. This is all I could prepare overnight. नहीं रुको, तभी तो हमने तो वैसे यंगस्टर्स वीक मना रहे हैं और आपने ओवरनाइट आपने इतना कुछ कर लिया है। सो नाइस। लेट मी ऐड आनंद सिंघल जी, जस्ट 1 second, and Anand Singhal, your mic unmuted from this side, and I will also like to add Mr. DK Gandhi. Sir. Gandhi ji, can you get me? Yes, sir. I'm on. हाँ जी,
He's given a short and crisp presentation. Your comments, please, first of all. नितिन जी, आपने जितना बताया है, मैं समझता हूँ कि वो एक रात की तैयारी नहीं थी. जितना आपने तजुर्बा किया उसका भी आपने हमको निचोड़ दिया है. And this is very important for us that we could learn so many things in such a short manner. In short, that you have tried to compile the things, examining the sections vis-a-vis. That is very important, because whenever we read one section, we leave the other section. This is normal practice. So when you make a comparison, then comes the crux. So first of all, thank you to you for doing that. But one and two more things I would like to add also. Sir, please. Sir. This is one is very important. This is one Supreme Court case. This is Japani Sahu versus Chandrasekhar Mohanty, 2007 SEC 394. Correct. And this says that there is no time limit for prosecution. Correct. So we all must understand this, that this is a very important case law. Correct. And secondly, one important case is other, that is Devi Chand Kalyan Tandal versus Union of India, 1997. Sir. 89 ELT 433. Sir. Although that case is so important, that was in 1997, that was regard to the judgment regard to Custom Act. Correct. And Supreme Court has gone to deal that due to the economic offensive, government should be very strong and we should try to curb that. Correct, so sir. what my point of view is, because GST Act is being handled by all commissioners who have been to custom and to central excise. They are applying the same mindset now GST, forgetting the very fact that that particular judgment or their administrative setup was to handle the smugglers. Correct, sir. So this is very important. We have to persuade the authorities that under GST, you people are not dealing with the smugglers. So that particular judgment, rather it is against the assessee, but we can always use this judgment in countering the officers that you are going to deal with the registered dealers who are small businessmen, big businessmen, and they are contributing to the economy. This is very important part. We have to counter this. And thirdly, one small thing, what 132(1) says, that is something very beautiful. Nobody would read that. Only first line I would like to highlight. He says, whoever commits any of the following. So when you read the whole section and close it, when we try to exclude ourselves, even professional, so this word whoever gives such a power that the officer can arrest anybody. He need not be a person, he need not be a dealer, he need not be a registered dealer. Nothing. Word is so powerful. This is one thing. And last one thing, that is one more Supreme Court case that I am going to say. This is State of Maharashtra versus Mahesh Chand Jain, 2013. SEC 119. This judicial decision is giving the more authority to the central people. What they have said, grant of sanction for prosecution is an administrative act. Correct. Although, but earlier seven points they have given, which every authority is forgetting, that these 7 principles have been laid down in this particular judgment. They are not following. This is a specific judgment that they need to, but they are reading only the last line of the judgment and they are going through. Rather, I am not hesitant in saying that they are misusing the powers also. Correct. Whatever arrest they have made, they might have made out the case that so much revenue is involved, but in my personal opinion, they have not followed the proper procedure of law. That is what I wanted to add to you, and thank you very much, Nitin. Sir, you have done very wonderful deliberation. Sir, 2 or 3 issues you have raised, so I would like to reply to those issues, sir. Welcome. Sir, the first issue which you have raised is with regard to Japani Sahu case. Yes. Where it was said that there is no time limit prescribed. Yes. Or because of time limit, the prosecution cannot be withheld, isn't it? Yes. Now, Japani Sahu case
it only relates to a situation where any statute where there is a penal provision, where there is a punishment prescribed, if the charge sheet is filed or a complaint is filed beyond the time prescribed, or if the charge sheet is filed in time but the cognizance is taken off lately, then in that event, can the prosecution be said to be bad in law? So the Supreme Court said that even if there is a time limit prescribed, and if there is a charge sheet, and if the judge does not take cognizance, in that event, the prosecution does not become bad in law. Yes, yes. Fair enough. Very correct. Very correct. Very correct. So, meaning thereby that this Japani Sahu case, so far as adjudication vis-a-vis prosecution is concerned, will not apply. Will not apply because there was a similar provision under the Central Excise Act where there was a time limit. 3 years, 4 years, 1 year, 3 years, 4 years. But in GST Act, if the summons have been issued and if the investigation is on, and if the show cause notice has been issued against an assessee, and finally in the adjudication process, I would rather add that in 95% of adjudication, in fact 99%, the assessee is held guilty. I have at least not seen that in any adjudication process, the assessee is left scot-free. So if the show cause notice culminates into a criminal prosecution, then that is not barred. Even if it is belated. Fair enough. Yes, yes. So it is not barred. First. Yes, yes. Now the second, so far as Devi Chand Kalyan Tandon case is concerned, which pertains to the Customs Act, Yes, I am yes. emphasizing this word. That's what I told Act. you. It's a custom act. Sir, if you read the repeals and saving, Customs Act is not there. And if we see the provisions while dealing with a similar situation, as I said earlier, Om Prakash versus Union of India 2011 Supreme Court cases, the citation I am forgetting, their Supreme Court, while dealing with a Central Excise case and a Customs Act case, both the cases were taken together, provisions were compared, and the Supreme Court said that the provisions of Customs Act are different and the provisions of Central Excise Act are different. Both of them are not overlapping, both of them are different. The powers under the Customs Act are more grave as compared to Central Excise Act or Service Tax. Very correct, very correct. But That is what that, the officers are doing... Yes, yes. Sir. Now, over here, the situation is such that the officers are not ready to understand that what the Supreme Court has said in Om Prakash case, Yes. or subsequently, is not taken backseat. What they are saying is, no, we understand only one thing. Telangana High Court has said something, Supreme Court has dismissed. We understand we are the superpowers now. We can do anything and everything. This is what their mentality has become nowadays. So that is not the issue. So they have to understand the scheme of the act, which they are not ready to understand. Which we as a professional, it is duty bound, we are duty bound to Make them understand that I want to make them interfere. understand. Yes. And precisely this is the reason when this matter I had filed in our High Court, and the High Court has given us an ad interim protection to my clients, because these are the line of arguments which I was saying, that there is no procedure under the rules. If there is no procedure, only one procedure remains, that is the Code of Criminal Procedure. And if Code of Criminal Procedure is read and the manner these people are operating, then everything goes haywire. Yes. Then the High Court said that no, this issue needs to be adjudicated upon and we will determine this issue. Although it is not in black and white, but this is what the court said in the court said openly in the presence of the Council Union of India. Now, third issue, which sir you have read, Mahesh Chand Jain, with regard to sanction. Yes. Now, if we read section 69 and then section 134, why it is to be read together? Because
CRPC understands then there only one sanction. Sir, I believe all of us must have dealt with state government officers or central government officers facing criminal prosecution. So if we have dealt with the prosecution of central government or state government officers, there is, after launching of prosecution against them, either under the Prevention of Corruption Act or any other provision where they can be prosecuted upon, there is a sanction required by the superior authority. And this superior authority gives only one sanction. This sanction is the sanction to be prosecuted. And on the basis of this sanction, the cognizance is taken, जिसे हम संज्ञान कहते हैं. अब अगर पावर टू अरेस्ट में एक सैंक्शन और प्रोसिक्यूशन लॉन्चिंग में दो सैंक्शन, दूसरा सैंक्शन, तब तो स्कीम ही खत्म हो गई एक्ट की. So there cannot be two sanctions. There is only one sanction. There is only one sanction. There is no two sanctions. Otherwise different words use होते. एक जगह कमिश्नर साहब ने सैंक्शन दिया, दूसरी जगह प्रिंसिपल कमिश्नर साहब ने या चीफ कमिश्नर साहब ने सैंक्शन दिया. So there is nothing like that. There is only one sanction. There are no two sanctions. Or administrative act has to be with application of mind in terms of what Calcutta High Court has interpreted in Sanjay Kumar Bhuvalka case. In Sanjay Kumar Bhuvalka case, and may I say, sir, that after Sanjay Kumar Bhuvalka, the first regular bail granted was by Jharkhand High Court to Mr. Dinesh Vyas from Jodhpur, who was granted regular bail, and Jharkhand High Court, taking into consideration all these arguments and submissions which I have just delivered, was granted bail. So any other query, if anyone has, I would like to highlight. Most welcome. Thank you so much, Nitin. For a moment, actually, Mr. Chawla is not having some connection. So I would request Mr. Anand Singhal ji to take up some questions if you are having. Sir, please, please. Sir, he has to unmute himself. Okay. Anand ji, are you audible? आप unmute कर सकते हो? Okay. I think Nitin, if there are some questions in chat box, if you can take directly, you can take. Are you comfortable, or should I read it for you? May I just read it? Sir, I cannot see. नहीं question नहीं है. So there is one whether protection from Article 20 will be available at a summon stage, keeping in mind no case has been made out at this stage. Sir, this from some Mr. Jha legal has sent. So this is applicable. May I reply to this? Article 20 subclause 3 is available at all stages. It is not at just summon stage. It is at all stages. And let me put it this way, that at the stage of summon, if they have pressurized and if they have taken any statement against us by forcing us, by coercing us, the only recourse available to us is to immediately, within 72 hours, give a rebuttal to it to the senior officer who has taken the statement, to the immediate senior officer. Let me assume the superintendent of a division has taken the statement by forcing us or by forcing any officer. Then in that event, there's one more question. Hello. The immediate step which one has to take is to file a rebuttal to the next senior officer or to the commissioner of the division. Sir. There's one question. If a dealer claim input or invoice only and department had issued notice, anti-evasion branch, to deposit of inadmissible ITC availed on fake invoice. ITC amount below rupees 10 lakh. Now what is the course of action if dealer pays ITC with interest? Can he be prosecuted? Absolutely not, sir. Absolutely not. Because, sir, if you go through the national litigation policy of 2018 also, 2017 followed by 2018, national litigation policy, there is a provision of pre-show cause. Pre-show cause notice is mandatory. So if we take into consideration the pre-show cause provision, in that event, this will be treated to be a pre-show cause. If any officer issues a notice that there is a tax evasion
and this is what is your inadmissible claim along with the interest, and if the assessee deposits the same without raising any protest, in that event everything else goes, sir. So I do not think there are questions. There are more questions in the chat bag, I because can't see any questions. Because what I feel, everybody was so happy. To be very honest, I haven't seen all the appreciation for you, Nitin, and some very good appreciation like youngsters do that a Dhasu presentation, right? So that is the word have been used by one of the. See, it means it has gone through the heart of the listeners. So now over to Chawla साहब, he has joined. मिस्टर रियली बहुत अप्रिशिएटिंग और बड़ा लोगों के लिए इनलाइटेंड किया आपने, और जिस तरह से यंगस्टर्स इससे प्रभावित होना चाहिए, मैं तो ये कह सकता हूँ, हम लोग तो सीख ही रहे हैं कि बच्चों को बहुत कुछ सीखने के लिए है, यंगस्टर्स न्यू कमर्स के लिए। 2 और 3 इसमें चीजों में हम लोगों से पूछा, लोगों ने डबल जीरो पार्टी का चक्कर था, और फिर ये पूछा कि 73, 74 और 122, मैं इसको थोड़ा सा इनको वो शॉर्ट कर रहा हूं लोगों को, कि 132 के प्रोविजन और 122 के प्रोविजन बोथ आर लगभग जो है, आप उसको देखिएगा थोड़ा से हेर फेर के साथ लगभग एक से हैं। उसमें फर्क क्या है? ग्रेविटी का, इंटेंसिटी का और क्वांटम का। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना, और ज्यादा उसमें फर्क नहीं है। और उसके बाद आ जाते हैं धारा 70 में। धारा 70 में जो कहा गया स्टेटमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐसी बात नहीं है। इट कैन नॉट बी व्हाट आई, एक चीज थोड़ी सी रह गई थी जो ऐड कर रहा था सर प्लीज। स्टेटमेंट है कैन नेवर बी ट्रीटेड एज सब्सटेंटिव एविडेंस, इट कैन नेवर बी ट्रीटेड एज ए सब्सटेंटिव एविडेंस। आप वो डिपार्टमेंट इसको ले सकता है, साथ में उसको जोड़ सकता है, बट एज ए सब्सटेंटिव एविडेंस इट कैन नॉट बी टेकन। और दूसरा एक बात आ जाती है कि जो जैसे 73, 74 में है, आप एडजुडिकेशन कर रहे हो और उसकी बात आ रही है, तो बात आती है क्या दोनों चीजें साथ चल सकती हैं? सिविल प्रोसीडिंग एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी साइमल्टेनियसली, बट सेक्शन 131 सेड क्लियरली सेड हाउ इट इज इंटरेस्टिंग। देखिए इधर से थोड़ी चीज सोचने वाली है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस में रूल ऑफ जियोपार्डी जो है ये कितना ज्यादा है, एक ही कॉज के लिए आप 2 बार उसको वो ले रहे हो, ट्रीट कर रहे हो, और फॉर दोनों प्रोसीडिंग साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी। इधर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चला रहे हैं, उधर 73, 74 की प्रोसीडिंग भी आपकी चल रही है, और उस तरह से आप सिविल लॉ भी आप पर एप्लीकेबल हो रहा है। और एक बात जिसने कही लिमिटेशन के बारे में, बड़ी अच्छी बात कही, एक्चुअली क्राइम नेवर डाइज, स्टार्टिंग यही थी उसकी, पर्टिकुलरली इन रेफरेंस टू द गवर्नमेंट, जब इनिशिएट करती है तो हाउ यू कैन से कि क्राइम कैन, अगर इफ इट कैन बी, तो देन तो बड़ा अच्छा इसमें जो जजमेंट इन्होंने दिया है। और एक चीज और बता दूं, सीआरपीसी में जो है इकोनॉमिक ऑफेंसेस के अंदर जो लिमिटेशन, टाइम लिमिटेशन का प्रोविजन है, वो जीएसटी के संदर्भ में नहीं है। थोड़ा सा जो इन्होंने जो छूट दी हुई है वहां पर इकोनॉमिक ऑफेंसेस के समय सीमा के प्राविधान निहित नहीं है। तो इनकैपेसिटी ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1974 में जो है वो सर्टेन छोटे छोटे जो ऑफेंसेस हैं, जिसमें आपने कहा जैसे 1 to 4 छोड़ करके अगर ऑफेंसेस का बाद वाले आवे तो कहीं पर उसके लिए जो है तो उसमें इनको दे देना चाहिए था कि भाई ठीक है आप विद इन टाइम कंप्लेंट फाइल कीजिए, अदरवाइज इट विल नॉट बी एंटरटेनेबल। ऐसा नहीं है, इट शुड बी। थैंक यू रियली a lot of in a short, really I have not few words are sufficient for it. Thank you Vikram. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सिद्धन साहब, हम यही देख रहे थे कि इतना बड़ा टॉपिक इतने छोटे शब्दों में कैसे सिमटेगा। वही और जो हमारा आज का पर्पस था, जो हमारा चल रहा था यंगस्टर्स वीक, आई थिंक बहुत सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ है। हमारे जो शेड्यूल वक्ता थे वो सडनली वो भी और चेयरमैन दोनों के अचानक तबीयत खराब हो गई, तो प्रोग्राम चेंज करना पड़ा। एंड द वे ही हैज कम इन विद एंड रिजन टू द ओकेजन, Nitin, heartiest congratulations to you. And we are wishing you all the best. Lot of potentiality. Yes, and all the best to you. And ज्ञान ज्योत के इस वेबिनार में हमारे मुख्य वक्ता श्री नितिन पसारी जी जीएसटी के प्रावधान के अंतर्गत अभियोजन के विषय में जो ज्ञान की गंगा बहाई है, उससे और कम समय में इतना बखान किया,
निश्चित रूप से सभी अधिवक्ताओं को इससे लाभान्वित होंगे, उनको ज्ञानवर्धन होगा। और अब क्या है, अब तो आपने नंबर भी दे दिया है, कोई जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे संपर्क तुरंत कर लेंगे। मैं प्रांतीय संघ की ओर से आपने कम समय में जो तैयारी की और आप यहाँ उपस्थित हुए, इसका आभार प्रकट करता हूँ और प्रांतीय संघ की तरफ से आपका अभिनंदन, वंदन, धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। ये भी आशा करता हूँ कि भविष्य में जब भी हमारा निमंत्रण आपको दिया जाए तो आप उसको स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। थैंक यू सौरभ जी। और इससे पहले मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी से, हमारे पास एक संदेश आया था, शुभ संदेश आया था हमारे एक सीनियर अधिवक्ता जी से, जगदीश प्रसाद बैरी जी से, जिनका मैं शुरू में चलाना चाह रहा था, वीडियो चल नहीं पाया। मैं 1 मिनट का उनका वीडियो है, मैं आप लोग के साथ अब शेयर करना चाहूंगा मीटिंग क्लोज करने में। उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन की 254 कार्यकारिणी की बैठक व लगातार हो रहे वेबिनार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्चुअल सेमिनार के द्वारा गुड्स एवं सर्विस टैक्स के गुड्स एंड सर्विस टैक्स व आयकर के विभिन्न विषयों पर जनों का सूक्ष्म एवं सरल तथा प्रभावी ढंग से हो रहा है। इसके लिए समस्त व्यवस्थापक तथा दी उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता, महासचिव सौरभ सिंह गहलोत, सचिव विक्रम चावला एवं आनंद सिंघल तथा DK गांधी, BN राय, अशोक जी, SK अरोड़ा, SN खन्ना, CM बंसल आदि के प्रमुख प्रयास से ही संभव है। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामना व धन्यवाद। धन्यवाद जगदीश जी आपके शुभ संदेश के लिए। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद गुप्ता जी से कि इस मीटिंग को क्लोज करें। धन्यवाद। बड़ी सामान्य सी एक बात है नितिन जी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बम्बार्ड में जो है भाई, हमारे आनंद जी ने और विक्रम जी ने, DK गांधी जी ने जो ये प्रयोग किया नौजवानों को साथ लाने का, तो हम लोगों को भी आप लोगों से सीखने का मौका मिलता है। किसी ने कहा है कि पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपने वाकई जिस तरीके से इतने शॉर्ट टाइम में और हम लोगों को बताया और समझाया, मैंने देखा कि आज टाइम की चेंजिंग के नाते थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा। लोग 4 बजे का समझ रहे थे और आज 6 बजे से हुआ है प्रोग्राम, तो थोड़ा हमारे कार्यक्रम में व्यवधान रहा, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी लोग जुड़ गए थे इस कार्यक्रम में। और अभी इस देश में एक बहुचर्चित नाम है, मोदी जी की सरकार में एक नितिन गडकरी जी हैं और वो भी बहुत धीरे धीरे सारा काम करते जा रहे हैं। गडकरी जी का काम जो है लोगों को दिखाई दे रहा है, चर्चा उसकी एकदम नहीं हो रही है। सड़कों को डेवलप करने का काम जो है, यातायात को सुगम करने का काम जो है गडकरी जी कर रहे हैं। तो वाकई उसी तरह से आपने बहुत संक्षेप में अपनी बात को रखा, इसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाली पीढ़ी के प्रति हम लोग गौरवान्वित हैं और आप ही लोगों से आने वाले समाज में बड़ा हमारे समाज को विश्वास है और बल है कि आप ही लोगों के बदौलत अधिवक्ता समाज हमारा गौरवान्वित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे महामंत्री जी ने भी कहा कि जब आप की जरूरत होगी आप हमारे साथ रहेंगे, आप 100% आप हमारे साथ रहेंगे, ये हमको पूरा विश्वास है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी लोगों का, वंदन, अभिनंदन।